हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास आपके आगामी बंदी रक्षक एग्ज़ाम, अधिशासी अधिकारी, आरओ कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप लोगों को कल मैंने हिंदी का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने का एक ही पर्पज़ था मेरा, कि आपको पता चल सके आयोग के द्वारा हिंदी के कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर नहीं देखा है हिंदी का, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए। आज से हम हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये पहली क्लास है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, सपोर्ट आप लोग क्लास को कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर 10 बजे सुबह क्लास मिल पाएगी। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, इसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। चलिए, आज की इस सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हिंदी की इस सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदी शब्दकोश में त्र आता है आपके त के बाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। त्र किस वर्ण के बाद आता है? त के बाद आता है। कैसे आता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो देखिए, त्र वर्ण है आपका, ये दो वर्णों के योग से बना हुआ है। त्र वर्ण आपका दो वर्णों के योग से बना हुआ है। आधा त और र के योग से ये बना हुआ है। तो त्र आ जाएगा आपके किसके बाद? त वर्ण के बाद। कैसे आता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, दो वर्णों के योग से जो भी व्यंजन बनता है, इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या बताइए। देखिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो हो गया आपका त्र, जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आपका श हो गया दूसरा, तीसरा हो गया आपका श, चौथा हो गया आपका ज्ञ। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ये आपको याद रखना है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, त्र किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको करेक्ट कर लेना था त के बाद। ऐसे ही आप लोगों से पूछ लिया जाए, श किस वर्ण के बाद आता है। देखिए, श जो वर्ण है, ये भी आपके दो वर्णों के योग से बना हुआ है। आधा क और श के योग से ये बनता है। तो श किस वर्ण के बाद आता है पूछ लिया जाए, तो आपका क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे श्र की बात करते हैं, तो श्र भी आपके दो वर्णों के योग से बना हुआ है। एक तो हो गया आपका आधा श, दूसरा हो गया आपका र। तो श किस वर्ण के बाद आता है पूछ लिया जाए, तो आपका श ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञ वर्ण भी आपके दो वर्णों के योग से बना हुआ है। आधा ज प्लस ज्ञ के योग से ये बनता है। तो आपका ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है पूछ लिया जाएगा, तो आपको करेक्ट कर लेना है ज। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, या फिर आपको कमेंट के माध्यम से ही उसका आंसर मैं बता दूंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस क्लास को आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस मिल पाएगी। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। तो देखिए, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, ये कहलाता है आपका आप एड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अब चला जाए यह वाक्य है। तो देखिए अब चला जाए ये किस प्रकार का वाक्य है बताना है। देखिए ये वाक्य है आपका भाववाच्य वाक्य, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य की अगर हम बात करते हैं तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता होती है। और वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। एक तो होता है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। अब यहाँ पे देखिए भाववाच्य की बात की जा रही है तो भाववाच्य के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और वाक्य का केंद्र बिंदु क्या होता है, भाव होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से बनता है। याद रखेंगे भाववाच्य जितने भी भाववाच्य वाक्य होंगे ये किस क्रिया से बनेंगे, अकर्मक क्रिया से बनेंगे। ये आपका याद रखने वाला पॉइंट है। जैसे कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, वह चला जाए, राम से चला नहीं जाता। तो अकर्मक जितनी क्रियाएं होंगी उससे भाववाच्य बनता है। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जब किसी क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है। या आप इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं, इनमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सभी स्वाभाविक क्रियाएं जैसे कि नाचना, हंसना, चलना, रोना, चिल्लाना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया क्या है, चलना या फिर चला, यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औलाद किस भाषा का शब्द है। देखिए औलाद जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार वर्ष 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। किस रचना के लिए मिला पूछ लिया जाए तो इस रचना का नाम है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। इन्होंने 1963 का पद्म भूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटा दिया था। और देखिए कुंवर नारायण जो है इन्हें वर्ष 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा जो है इन्हें कब मिला, महादेवी वर्मा को मिला वर्ष 1982 में यामा रचना के लिए। और देखिए सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रचना कौन सी थी, चितंबरा। चितंबरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। तो देखिए कौन सी संज्ञा है जो कि क्रियापद के साथ शुद्ध है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जल की मात्रा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। देखेंगे महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है राहुल सांकृत्यायन को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। देखिए इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। यहाँ पे देखिए डिटेल में बताने का एक ही पर्पज है कि आयोग आपसे अगर डीप क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन के अंदर घुस के क्वेश्चन निकाल के पूछता है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आए। तो जो भी आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इनके बचपन का नाम पूछ लिया जा सकता है, केदारनाथ पांडे था। वर्ष 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। जो मूल नाम था इनका क्या था, केदारनाथ पांडे, और इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा था। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल। जो आपके राहुल सांकृत्यायन थे, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आदिकाल कब से कब तक था पूछ लिया जाए तो देखिए 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक आपका कौन सा काल माना जाता है, आदिकाल माना जाता है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, ये आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका आंसर आता नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपको करेक्ट आंसर मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको बताऊंगी। फिलहाल कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आप राइट आंसर लगाने की। अगला देखेंगे, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। तो देखेंगे वह खंबा गिर जाएगा, यहाँ पे आपको ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और दो भेद होते हैं इसके सार्वनामिक विशेषण के, एक तो होता है आपका मौलिक और दूसरा होता है आपका यौगिक। तो दो भेद इसके होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन से शब्द आएंगे, यह, वह, वे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए वह शब्द आया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप है आपका 8 कवि। अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, निम्न में से कौन कौन से हैं, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कौन है कौन नहीं है, भी पूछ लिया जा सकता है। तो अष्टछाप कवि कौन कौन से थे अगर आपको पता होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। देखिए अष्टछाप कवि का मतलब है, अष्टछाप का मतलब है 8 कवि। इसमें 8 कवियों का एक समूह है। तो 8 कवि कौन कौन से हैं, देखिए अष्टछाप कवियों के समूह में 8 कवि में पहले कवि हैं आपके सूरदास, सबसे प्रमुख हैं इसमें से सूरदास। दूसरे कवि हैं कुंभन दास। तीसरे हैं आपके परमानंद दास, परमानंद दास। चौथे हैं आपके कृष्णदास, कृष्णदास। पांचवें कवि जो हैं ये है छीत स्वामी। छठे कवि हैं गोविंद स्वामी। सातवें हैं चतुर्भुज स्वामी, चतुर्भुज स्वामी। और 8वें हैं नंददास, नंददास। तो 8 कवियों का ये समूह है अष्टछाप, ये आपको याद रखना है। देखिए पहले जो 4 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और इसके अलावा कृष्णदास। तो 4 जो कवि हैं इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और लास्ट के जो कवि थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। इन 4 कवियों के गुरु कौन थे, विठलनाथ, विठल नाथ इनके गुरु थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से अक्सर आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला देखेंगे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। देखेंगे मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। यानी कि एक शब्द की जहाँ पे आवृत्ति होती है इस अलंकार में, कथन के सौंदर्य के बहाने, कथन को सौंदर्य देने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति की जा रही है, तो वहां पे हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ पे सौंदर्य के बहाने
एक ही शब्द का बार बार यूज किया जा रहा है, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मधुर मधुर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश है। दोनों मधुर मधुर का अर्थ एक ही है, लेकिन पुनरुक्ति से कथन में क्या आ गया है, बल आ गया है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला देखेंगे हम लोग, भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है ये, याद रखेंगे जो आपका हम लोग है ये भारतीय दूरदर्शन का एक धारावाहिक है कि पटकथा का लेखन किसने किया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। कब लिखा, 1982 में लिखा। और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक जैसे कि बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही गाथा आदि के लेखक भी कौन है, मनोहर श्याम जोशी ही हैं। इन्होंने एक पत्रिका में सहायक संपादक का कार्य संभाला था। कौन सी ये पत्रिका थी, इसका नाम था दिनमान। मान पत्रिका में सहायक संपादक व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में इन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया। आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, तभी यहाँ पे आपको क्लासेस मिल पाएगी। देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस तो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन रीच जो है बहुत कम आती है, ये आपको याद रखना है। रीच जो है ना वो चैनल को डिफेक्ट करती है, तो आप सभी लोग रीच बढ़ाएं, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को इन सभी एग्जाम के रिगार्डिंग रात को जीके जीएस एंड उत्तराखंड की क्वेश्चन की सीरीज भी दी जा रही है, तो अगर आप लोग उन सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं जल्दी से कर लीजिएगा। अराउंड आपको 12 सीरीज प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप देख लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवनी शब्द का विलोम है, अवनी शब्द जो है इसका विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्या स्वरीय शब्द में कौन सी संधि है। संख्या स्वरीय आपकी जो संख्या स्वरीय जो आपका शब्द है इसमें है आपका यण संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखेंगे यण संधि में क्या होता है, कैसे पता चलेगा इसमें यण संधि है, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। यदि छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यदि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी ई का, छोटी ई और जो बड़ी ई है, छोटी और बड़ी जो है इसका य हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है इसका क्या हो जाता है, व हो जाता है। और री जो है इसका हो जाता है र। ये आपको याद रखना है, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। यण संधि का जो नियम है वो पता रहना बहुत जरूरी है। यदि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटी और बड़ी का य हो जाता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको संख्या स्वरीय शब्द दिया गया है। संख्या स्वरीय शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, सखी धन ऐश्वर्य। सखी धन ऐश्वर्य यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखेंगे सखी यानी कि यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई है आपका, कौन सा स्वर है पूछ लिया जाए तो बड़ी ई हो जाएगा। और यहाँ पे है आपका आई, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों के योग से यहाँ पे आपका यही हो जा रहा है, तो यहाँ होगा आपका कौन सा, यण संधि। अगला देखेंगे, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये आपका कहाँ संपन्न हुआ था। 28 से 30 अगस्त 1976 को संपन्न हुआ था। कहाँ पर, मॉरिशस में। 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ
की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अब तक कई हिंदी सम्मेलन हुए हैं। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था देखेंगे। पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था आपके 10 से 14 जनवरी 1975 को। कहाँ पर? नागपुर में, भारत के नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। दूसरे हिंदी सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कहाँ पर हुआ था, मैंने बताया अभी, मॉरिशस में हुआ 28 से 30 अगस्त 1976 में। तीसरे हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं, थर्ड हिंदी सम्मेलन आपका 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके अलावा देखेंगे चौथा जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ये आपका 2 से 4 दिसंबर 1993 को हुआ था। कहाँ पर? मॉरिशस में। मॉरिशस में यह सम्मेलन हुआ था, चौथा सम्मेलन। पांचवा जो सम्मेलन है ये आपका 4 से लेकर 8 अप्रैल 1996 में हुआ था। 1996 में ये सम्मेलन हुआ था त्रिनिदाद में। तो नोट कर लीजिएगा कौन से सम्मेलन कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। छठा जो हिंदी सम्मेलन था ये 14 से 18 सितंबर 1999 को हुआ था, ब्रिटेन के लंदन, ब्रिटेन में यह सम्मेलन हुआ था, छठा सम्मेलन। सातवां जो सम्मेलन हुआ था ये 5 से लेकर 9 जून 2003 में हुआ था, सूरीनाम में। आठवां हिंदी सम्मेलन आपका 13 से 15 जुलाई 2007 में हुआ था, अमेरिका में। नवां हिंदी सम्मेलन आपका 2012 में हुआ, 22 से लेकर 24 सितंबर 2012 में, दक्षिण अफ्रीका में। 10वां हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 में हुआ, भोपाल में। 11वां हिंदी सम्मेलन हुआ आपका 2018 में, मॉरिशस में। और 12वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था ये 2021 में हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य के देवास में। ये आपको याद रखना है। और देखेंगे अभी तक मॉरिशस में कितने बार हिंदी सम्मेलन हुए पूछ लिया जाए तो 3 बार अभी तक मॉरिशस में हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका कार्य वृत्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। कर्दम का पर्यायवाची होता है कीच। पर्यायवाची शब्द भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कर्दम का पर्यायवाची पूछ लिया गया है यहाँ पे, तो कीच होता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए। और देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है इनमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो होता है आपका विधानवाचक, दूसरा होता है आपका निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है आज्ञावाचक, पांचवा होता है आपका इच्छावाचक, छठा होता है संदेहवाचक, सातवां होता है संकेतवाचक, और आठवां होता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है इसमें से विस्मयादिबोधक है। अगला देखेंगे, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गरल सुधा रिपु करही मिताई, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अगला देखेंगे, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध किससे है? दान से है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर
एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से प्रॉपर सुबह 10 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है, मेहनत काफ़ी लगती है आप लोगों के लिए ही यहाँ पे की जा रही है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताएं आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।